दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम विलास बागी। दोस्तों छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, लेखपाल के 8697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीती 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं। इनमें से 12,697 पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए इनमें से 7,720 को नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद को संस्तुति की थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन कर दिया है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, सिपाही भर्ती की कतार में 47 लाख युवा। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर के 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल और असम राइफल्स 2024 के लिए 47,45,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। एक आरटीआई के जवाब में एसएससी ने आवेदकों को जानकारी दी है। आवेदक करने वाले वे अनारक्षित श्रेणी के 6,45,177, ओबीसी के 21,14,972, एससी के 11,0424, एसटी के 6,11,474 और ईडब्ल्यूएस के 2,67,940 और पूर्व सैनिक श्रेणी के 5,514 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके जरिए सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत पुलिस बल आदि संगठनों में कांस्टेबल की भर्ती होती है। 2023 में नहीं आई थी भर्ती। कांस्टेबल जीडी भर्ती 1 साल के अंतराल के बाद आई है। 2022 के बाद 2024 में इसके लिए आवेदन किए गए हैं। सीआईएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती की संख्या कम होने के साथ आवेदकों की संख्या भी कम हो गई है। दोस्तों अगली जानकारी, प्रायोगिक परीक्षा में कठिनाई नहीं, फोन नंबर व ईमेल आईडी जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2024 की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में किसी तरह की जिज्ञासा, कठिनाई या शिकायतों का समाधान करने के लिए फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी जारी किया है। सचिव दीपकांत शुक्ल ने कहा कि इस पर संपर्क कर छात्राएं, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक इससे संबंधित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं 2 चरणों में संपन्न कराई जाएंगी। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 25 जनवरी से शुरू हो रही है। पहले चरण की परीक्षा 1 फरवरी को संपन्न होगी। इस चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन एवं बस्ती मंडल के जनपदों में परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 फरवरी से 9 फरवरी के मध्य संपन्न कराई जाएगी। इसमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी एवं गोरखपुर मंडल शामिल हैं। बोर्ड के सचिव ने प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में हर जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय व संपर्क नंबर जारी किया है, जिससे संबंधित जिलों में शिकायतों वहां की जा सके। क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ का दूरभाष नंबर 0121 26 60 742, 94 54 45 77 72 56। व बरेली कार्यालय का नंबर 0581 7 25 76 494। मोबाइल नंबर 94 11 91 54 23। प्रयागराज के 0532 24 23 265, 97 93 90 81 33। वाराणसी का 0542 25 09 990 व मोबाइल नंबर 94 15 81 07 08। गोरखपुर का 0551 22 05 271, मोबाइल नंबर 63 94 71 72 34। इसी तरह यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में भी कठिनाई समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 310 वाहन नंबर 1800 1805 312 है। दोस्तों अगली जानकारी, डीएलएड 2 माह बाद फिर खुली दाखिले की खिड़की। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोफेशन 2023 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद फिर से दाखिले की खिड़की खोल दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सीधे प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया।
निजी संस्थानों में रिक्त सीटों का सीधे प्रवेश के लिए 23 व 24 जनवरी को काउंसलिंग होगा। संस्थानों को 25 जनवरी तक प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर लॉग करनी होगी, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 व 2974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अंतिम तिथि 20 नवंबर तक 1,63,205 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। 70,100 सीटें खाली रह गई थी। दोस्तों, अगली जानकारी, साक्षात्कार के 8 दिन पूरे परिणाम की उल्टी गिनती शुरू। सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2000 की परीक्षा 2023 की इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा हुए 8 दिन बीत चुके हैं और अंतिम चयन परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी दिन परिणाम जारी कर सकता है। पीसीएस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च 2023 को शुरू हुई थी। आयोग ने पीसीएस के 73 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक पदों की संख्या बढ़कर 254 हो गई थी। पीसीएस के 20 प्रकार के 254 पदों में 6 प्रकार के 104 पद ऐसे हैं जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, 50,000 छात्रों के प्रैक्टिकल को परीक्षा के नाम तय नहीं। यूपी बोर्ड 2024 की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने के बाद भी बोर्ड के काम समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन के साथ छात्रों को भी मुश्किल उठाना पड़ रहा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भले ही 22 फरवरी से शुरू होनी, लेकिन प्रायोगिक परीक्षाएं 25 जनवरी से 1 फरवरी तक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश हैं। अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा है, लेकिन अभी तक इंटर के 48,356 छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षकों के नाम तय नहीं हो सके हैं। परीक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए ऑनलाइन नाम मांगे गए थे। हालांकि नाम दिए जाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा परिषद अभी तक परीक्षकों की ड्यूटी नहीं लगा सकी है। परीक्षकों के नाम नहीं मिलने के कारण सबसे ज़्यादा समस्या स्कूल प्रबंधक को है, क्योंकि बिना परीक्षकों के स्कूल प्रबंधक प्रायोगिक परीक्षा नहीं करा पाएंगे। जबकि 25 फरवरी से प्रायोगिक परीक्षा शुरू किए जाना, इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की वजह से प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी। ऐसे में एक और दिन कम हो गया है। लखनऊ में अब तक 700 स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा होना है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आर.पी. बिष्ट ने कहा कि परीक्षकों के नाम नहीं आना बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पात्रता नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना गलत है और वह उस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अजय सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता धनंजय राय व ईबीब के अधिवक्ता को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पर स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुए बदलाव पर अभ्यर्थी पर लागू करने को सही नहीं माना और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याची को 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर अदा करे। याची ने वुमेन स्टडीज पीजी पाठ्यक्रम प्रवेश की परीक्षा दी थी। ओबीसी श्रेणी में टॉपर होने के बावजूद ईबीब ने याची को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ईबीब की ओर से कहा गया कि एकेडमिक काउंसलिंग में बैठक कर प्रवेश के नियमों में बदलाव कर दिए गए। इसके तहत पर स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए प्राप्तांक का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। यह बदलाव प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले ही किए गए और 29 जुलाई 2022 को लागू कर दिए गए। इस आधार पर याची का प्रवेश निरस्त कर दिया गया। याची के अधिवक्ता धनंजय राय का कहना है कि एक बार प्रक्रिया शुरू करने के बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस तरह को सहमत होते हुए कहा कि याची 2022 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, कोर्स समाप्ति की ओर है, लिहाजा ईबीब याची को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये अदा करें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठे सवाल, जारी किया जा रहा वेतन जाँच शुरू। प्रदेश के 6 शासकीय सहायता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में भर्ती किए गए 14 असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनकी भर्ती कॉलेज प्रबंधक ने की थी। भर्ती के समय उनकी योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के पद अनुरूप नहीं थी। इसके बावजूद उच्च शिक्षा निदेशालय से इन सभी को अस्थायी करते हुए वेतन जारी किया जा रहा है। अब इन सभी का रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री शासन और उच्च शिक्षा निदेशालय में हुई तो जांच की जा रही। फिलहाल किसी का वेतन रोका नहीं गया। 2023 में प्रदेश सरकार ने एडेड महाविद्यालयों में चल रहे वित्त विहीन बीएड संकाय को वित्त पोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इटावा के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में चल रहे बीएड संकाय को वित्त पोषित करना था। कॉलेज में 3 पद सृजित किए गए और प्रबंधक से वहां तैनात शिक्षकों को शैक्षिक अभिलेख लिए गए। उसके बाद प्रदेश सरकार ने 2006 में इस कॉलेज के बीएड संकाय के 3 शिक्षकों को वित्त पोषित यानी सरकारी कर दिया। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर पद का वेतन मिलने लगा। इसके बाद 5 और कॉलेजों के बीएड संकाय
को वित्त पोषित करने की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई। इन कॉलेजों के लिए 44 पद सृजित किए गए और शासनादेश जारी हुआ कि 31 दिसंबर 2003 तक असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की अर्हता धारित करने वालों का ही चयन किया जाएगा। इन पदों के सापेक्ष वहां पर पढ़ा रहे शिक्षकों को नियमित करना था। कॉलेज के प्रबंधकों से शिक्षकों की शैक्षिक अभिलेख मांगा गया, लेकिन 2 शिक्षकों को छोड़कर किसी के पास 31 दिसंबर 2003 के पूर्व डिग्री नहीं थी। मड़ियाहू महाविद्यालय जौनपुर के डॉक्टर जयप्रकाश दुबे और डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी अर्ह थे, इनको नियमित कर दिए गए। शासनादेश के अनुसार शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने के बावजूद अकबरपुर महाविद्यालय कानपुर देहात में 7, पीसी बंगला कॉलेज हाथरस में 5, ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज राठ हमीरपुर में 1 और हीरालाल महाविद्यालय संत कबीर नगर में 1 शिक्षक को नियमित कर दिया गया था। इन्हीं के साथ ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज के शिक्षक सलील कुमार तिवारी भी थे, उन्हें नियमित नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने नियमित हुए सभी शिक्षकों का शैक्षिक दस्तावेज सहित शिकायत की। बताया कि चयनित 14 शिक्षकों का चयन शासनादेश के अनुसार नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।